गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका सोलर सिस्टम के लेक्चर 2 पे। और आज हम देखेंगे, पहले तो कल का हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था। तो एक बार हम कल के ही नोट्स पे देख लेते हैं। हमने देखा था कल बुध ग्रह के बारे में, उसके बाद में शुक्र के बारे में और जुपिटर के बारे में, यानी कि बृहस्पति के बारे में। आज हम बात करेंगे मार्स की, जहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ पर जीवन संभव हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत से ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो पृथ्वी के समान है, अर्थात पृथ्वी के वायुमंडल के समान ही मंगल पर भी साक्ष्य है। तो उसके विचार, उसके बाद उसके भविष्य में तो हम बाद में बात करेंगे। पहले देखते हैं कि बेसिकली मंगल ग्रह को अगर जब तक खोजा गया है तो इसके बारे में क्या जानकारी अभी तक प्राप्त है। तो नॉर्मली ये इसकी बात है, जो इसका जो है रंग लाल है। आप लिखते चले, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। जो हमारा 3D ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है वो हम आखिरी में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है कि जो मंगल ग्रह है वो लाल कलर का है, बिकॉज ऑफ अब बहुत सारे कारण हो सकते हैं लाल ग्रह के। अब जैसे कि लाल मिट्टी का तो हम देख सकते हैं कि फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल अगर पीली मिट्टी हो जाती है, पर जैसे कि इसका रंग लाल होने का कारण दूसरे भी हो सकता है। तो बेसिकली रासायनिक क्रिया के कारण इसका रंग लाल है। दूसरी बात ये है कि ये बिल्कुल पृथ्वी के समान इसमें दो ध्रुव है, लाइक जैसे कि हमारा पृथ्वी के दो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव, इसमें भी उस टाइप के ध्रुव है। तो ये लिख सकते हो, ये और क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ऐसा कुछ पृथ्वी के समान है क्या यहाँ पे। और तीसरी बात ये लिख सकते हैं कि हम ये बेसिकली पृथ्वी के समान ही लगभग 24 घंटे में यह अपनी धुरी पर घूमता है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट अर्थ लिख सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन एग्जाम में। आपके सामने ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपको थोड़ा से घुमावदार रहेंगे, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तीसरी बात, चौथी बात लिखी है कि इसके दो ग्रह हैं, एक तो फोबोस है और एक डीमोस करके है। इसके दो ग्रह हैं, मैं लिख देता हूँ, फोबोस और डीमोस, तो उपग्रह हैं किसके, मार्स के उपग्रह, ठीक है। उसके बाद सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, फिर से सुनना, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी। अगर मैं आपसे पूछूं कि पृथ्वी का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, तो हम माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं। पर अगर हम बात करें सौरमंडल का, मतलब उसमें सारे आठों ग्रह आ गए हैं, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मैं लिख देता हूँ, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मुखी वो है मार्स पे, यानी कि मंगल ग्रह पर। उसका नाम क्या है, किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उसका नाम है ओलिपस मेसी, और इसकी जो ऊंचाई है लगभग लगभग, ओलिपस मेसी इसकी ऊंचाई जो है वो लगभग लगभग ये कह सकते हो आपकी माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है ये ओलिपस मेसी, ये ज्वालामुखी है। और एक यहाँ पे जो पर्वत है बेसिकली वो है निक्स ओलंपिया, उसको भी लिख लीजिए आप। इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा है। निक्स ओलम निक्स ओलंपिया, ओके। ये लगभग लगभग माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। और इसका अंदाजा आप लगा सकते हो। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मैंने आपको कल बताई थी, या पहले लेक्चर में जो दूसरा लेक्चर डाला हुआ है, लाइव गया था मैं, तो आप देखना था, मैंने माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और सिक्किम से रिलेटेड नामचा पर्वत, तरफ के पर्वत जो ग्रेट हिमालय जिसके बृहद हिमालय के हैं, वो आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। मंगल ग्रह के बारे में इतनी जानकारी बहुत है, फिर भी अगर आप कुछ और जानकारी पता होना चाहिए, लाइक जैसे कि हमारा जो इसरो है उसने अपना मंगलयान भेजा था मार्स ऑर्बिट मिशन, जो था वो 5 नवंबर 2013 को। आप नवंबर तो याद ना रखें, पर ये याद रखें कि 2013 में हमने एक मार्स मिशन भेजा था। कहाँ से भेजा था, तो श्रीहरिकोटा से, आंध्र प्रदेश में। पीएसएलवी, तो पीएसएलवी जो फुल फॉर्म होता है पोलर सेटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, है ना, ओके। PSLC-25 से हमने उसे भेजा था, ठीक है। तो ये बेसिकली बहुत नॉर्मल बात है। अब हम जब अंतरिक्ष संस्थान और भारत के अंतरिक्ष संस्थान और विदेशी अंतरिक्ष संस्थान और हमारे यहाँ के उपग्रह और सैटेलाइट के बारे में जानकारी लेंगे तो हम उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं हमारे अगले की। तो अभी तक हम एक बार लिख लीजिए हमने क्या क्या देख लिया है। तो हमने देख लिया है बुध ग्रह, देख लिया है हमने
नहीं, शनि नहीं देखा ना अभी। ओके, हमने बुध ग्रह देख लिया है। उसके बाद सेकंड हमने देखा है शुक्र, बृहस्पति, मंगल, ये देख लिए हैं। अब हम आ जाते हैं शनि पर। कॉल्ड सेटर्न। शनि जो है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति सबसे पहला है, और इसके जो है चारों ओर एक वलय पाया जाता है। वो वलय जो बेसिकली है मोटी एक प्रकाश वाली कुंडली के समान दिखता है। लगभग 7 वलय हैं शनि में। यहाँ पर लिख देते हैं हम 7 वलय। आप याद रखना, आप पूरा लिखना, एकदम शॉर्ट में मत लिखना ताकि आप भूल नहीं जाओ ताकि, ठीक है। और ये बेसिकली आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। शनि है हमारा, ठीक है। इसका घनत्व जो है वो भी जो सभी ग्रहों एवं जलों से सब जल से भी कम है, ठीक है। मतलब बहुत ही लाइट ग्रह है। और जब हम घनत्व की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है घनत्व, ठीक है। मतलब ये है कि अगर इसका जल से भी घनत्व कम है तो अगर हम शनि को जल पे रख दें, मतलब छोड़ देंगे तो ये तैरने लगेगा। ये बहुत प्रैक्टिकल थिंग है, ये हो सकता है आपसे पूछा जाए, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसका उपग्रह मैंने आपको बताया था कि टाइटन है। तो आपको मतलब रटने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा 1-2 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम अरुण। कल मैंने आपको एक और बात बताई थी कि शुक्र जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। आज देखते हैं हम अरुण। अरुण को और क्या बोलते हैं? यूरेनस। इंग्लिश में से यूरेनस बोला जाता है। तो ये बेसिकली आकार में 3rd नंबर पे आ जाएगा। साइज़ लिख देते हैं। उसके बाद दूसरा है कि इसकी जो खोज थी लगभग 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल ने की थी, ठीक है। विलियम हर्शेल ने की थी। उसके बाद इसके बारे में एक और चीज़ याद कर सकते हैं, जैसे कि यह शुक्र के समान परिक्रमा। अब आप मुझे बता दें कि शुक्र के समान परिक्रमा का क्या अर्थ है? अर्थात पूर्व से पश्चिम। अगर ऐसा होगा तो ये बताइए मुझे कि पृथ्वी से अलग क्या हुआ यहाँ पे? अगर शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की परिक्रमा करती है, तो जो सूर्य यास्त है वो किधर होगा? वो पूर्व में होगा। और जो सूर्योदय है वो कहाँ से होगा? वो पश्चिम से होगा। तो ये जो है आपको याद रखना चाहिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सौरमंडल का तो आपको बार-बार रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो आप? वरना आप किताबें और एनसीईआरटी पढ़ के बोर हो जाओगे। इसलिए एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो कि बेसिकली चीज़ क्या है। हमने 8 ग्रह देखे थे, 8 ग्रह है टोटल। प्लूटो को हटा दिया 2006 में। बहुत बेसिक सी चीज़ें उसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिए कि शुक्र और अरुण जो है वो वाइस वर्सा है दूसरे ग्रहों को, ठीक है। मतलब आप एक की याद रख लीजिए, दूसरे की याद हो जाएगी। पृथ्वी की आपको पता है, मतलब पृथ्वी की सब सेम है, शुक्र और अरुण की अलग है, ठीक है। तो बेसिकली ये हो सकता है। एक और इसकी बात है कि ये जो सूर्य की तरफ इतना हो चुका हुआ है कि लेटा हुआ सा दिखाई पड़ता है। कौन-सा? शनि ग्रह, ठीक है। और इसको हम देख सकते हैं, अगर हमारे पास टेलीस्कोप है तो हम पृथ्वी से इसको शनि को देखा जा सकता है, ठीक है। तो उसके बाद हम करते हैं वरुण की बात। तो वरुण को है बेसिकली वरुण ग्रह अर्थात नेपच्यून। तो नेपच्यून के बारे में देख सकते हैं कि इसकी जो खोज थी वो लगभग 1846 में हो गई थी। बाय जॉन गाले ने की थी इसकी खोज। क्या लिखी थी? जॉन गाले ने। उसके बाद ये है कि जो वरुण ग्रह है फिलहाल सबसे आखिरी, पहले प्लूटो हुआ करता था। प्लूटो हुआ करता था बट 2006 से अब नहीं, ठीक है। याद रखना। ओके। बेसिकली ये बोना ग्रह में था, पर जो अगस्त 2026 6 में सॉरी आईओयू की जो सम्मेलन हुआ था उसमें ग्रह लाने के लिए बताया गया था कि उसकी खुद की एक कक्षा वो क्रॉस करता है। बेसिकली वरुण की तरह से क्रॉसिंग कर रहा था, इसलिए प्लूटो को उसमें सेट किया, ठीक है। क्योंकि वो चंद बेसिकली प्लूटो जो है हमारा यम जो है, इसको यम भी बोलते हैं हिंदी में। ये चंद्रमा से भी छोटा है आकार में। तो ग्रह होने के जो मापदंड है उसमें खो दिए, समझे आप? छोटा।
ठीक है, उसका जो कक्षा वृत्ताकार भी नहीं थी और ये वरुण की कक्षा को काटता था। तो ये चीज़ आप थोड़ा-सा ध्यान रख लेना कि ये हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि प्लूटो हमारा 9वाँ ग्रह है कि नहीं? ठीक है, बेसिक सी क्वेश्चन है। वरुण के बारे में देखा कि जहान गॉल ने इसकी खोज की थी। उसके बाद ये है कि सबसे दूर का ग्रह है ये जो वरुण है। ठीक है, उसके बाद है कि मेन हमारा ग्रह, बस वरुण के बारे में इतनी जानकारी बहुत है। ज़्यादा आपको सौरमंडल को रटने की ज़रूरत है तो उसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक? मैं आपको अभी पूरा 3 डायग्राम से बता दूँगा तो आप कभी जीवन में नहीं भूलोगे, ठीक? अब आ जाते हैं हम पृथ्वी की बात करते हैं। पृथ्वी के बारे में देखिए कि सबसे 5th नंबर पे है बाय साइज़। यहाँ पर जीवन है क्योंकि यहाँ पे पानी है और वायुमंडल है। जीवन का मेन कारण वायुमंडल, ठीक है? और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं पृथ्वी में क्या है। तो इसके अक्ष हम देख सकते हैं। कोई मुझे बताए इसके अक्ष क्या है? तो लगभग दिस इज, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है? और दूसरे शब्दों में कहें तो पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी की कक्षा के तल से लगभग इसका कोण बनाता है। कक्षा के तल से वो अक्ष था और अगर नॉर्मली भाषा में हम कहें तो ये कक्षा के तल से इतने डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है? तो हमने पृथ्वी को देखा है आज और पृथ्वी के बारे में और भी जानकारी हम करते हैं। इतना आपने लिख लिया होगा। हम पृथ्वी के बारे में और भी जानकारी निकालते हैं। मैं एक ग्राफ बना देता हूँ आपको तो आसानी होगी थोड़ी सी समझने में। मान लो पृथ्वी है, वो ये हमारा जो है, अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा गलत हो गया। पूरा ही बना देता हूँ इससे। मान लो ये पृथ्वी है हमारी और ये जो है ये अक्ष जा रहा है, ठीक है? तो ये यहाँ पे जो है ये हमारा 23 1/2 डिग्री का अक्ष, ठीक है? ये हमारा उत्तरी ध्रुव, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव। ये तो कॉन्सेप्ट में समझाने के लिए है, इस पे ठीक है आप देख लेना एक बार। मैं आपको जब ग्राफ से समझाऊंगा तो ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा, ठीक है? तो हमने ये भी देख लिया। पृथ्वी का उपग्रह तो आपको सबको पता है चंद्रमा है, ठीक है? दूसरी देख लेते हैं कि इसका जो बेसिकली इसका जो विषुवतीय व्यास है लगभग 12,756 किलोमीटर है और ध्रुवीय व्यास लगभग 12,713 किलोमीटर है। ये लिख लीजिए, कभी पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये विषुवतीय अर्थात और 12,700, ये कौन सा है? ध्रुवीय व्यास, ठीक है? तो दोनों व्यासों का अंतर आप निकाल सकते हो कितना है? कितना है? 46 3 43 है, इसमें हटा ही देता हूँ। 43 किलोमीटर अंतर, नाइस। अब तो आज हमने बेसिकली जो ग्रह जितने थे वो सब देख लिए हैं। इसमें हमने पृथ्वी भी देख लिया है, अरुण भी देख लिया है, वरुण भी देख लिया है, ठीक है? अब मैं आपको एक बेसिकली व्यू बता देता हूँ कि हम और क्या देख सकते हैं जिसमें सौर मंडल का जो हमने कल देखा था मैं आपको बता देता हूँ।
ठीक है, हम कल जो है पूरा देख लेंगे टोटल। जब तक मैं आपको आज अर्थ का बता देता हूँ कि अर्थ हमारी बेसिकली कैसी दिखती है। ठीक है?